अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 71 के पार्ट 1 की रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। तो यानी कि एज वी प्रॉमिस कि हम आपको एपिसोड देंगे और तीन एपिसोड देंगे, मगर ड्यू टू सम रीजंस आई थिंक सो आपको 2 ही एपिसोड साथ मिलेंगी, तो इसलिए तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। नावल नेम कल्ब कलम एमिरेट्स उर्दू नावल आर्चिव। मैं तैयार हो जाऊँ फिर शर्मीला सा मुस्कुरा के मिनमनाते हुए वो अभी वो बेड से उतर नहीं लगी थी कि नज़र अपने हुलिया पर पड़ी तो वो वहीं जाम से गई थी। चेहरा शर्म से दोहरा हो गया। ब्लैक कलर के वेडिंग नाइट सूट पहने हुए वो इस कदर बोल्ड और दिलकश लग रही थी कि इससे इस हुलिया में बिलाज के सामने से गुजर जाना। जल्दी से अपने गेट कंफर्टर लपेटते वो बालाज की तरफ पलटी। वो असल में मैं कह रही थी कि आप पहले फ्रेश हो लेते, मैं बाद में तैयार हो जाऊंगी, मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से तैयार हो लो, मैं वेट कर लूंगा। बिलाज ने फ़ोन यूज़ करते आम से अंदाज में जवाब दिया। अब वो मरती क्या ना करती, तैयार तो इसे ही पहले होना था। शोहर साहब को कोई जल्दी नहीं थी बेड से वॉशरूम तक जाने के लिए। अब इसे कोई ऐसा सुराग लगाना था जिससे इसका ये रूप बिलाज की नज़रों में ना आता। चंद सेकंड सोचने के बाद छोटे से दिमाग ने एक आइडिया दिया। पहले इसने मुर्गा की नक्शे से बिलाज को देखा। सच शुक्र के वो इसे नहीं देख रहा था। बेड क्राउन से टेक लगाए वो अब भी फ़ोन ही यूज़ कर रहा था। शुक्र का सांस ले बरते हानिया ने मंसूबे पर अमल दरामद किया। आपने घर से पहले से लिपटा हुआ कंफर्टर मजीद अच्छे से फैला दिया और पूरी तेज़ी के साथ बेड से उतरी। दूसरी तरफ बिलाल जो फ़ोन में मगन था अपनी टांगों से कंफर्टर से रखता हुआ महसूस हुआ तो नज़र फ़ोन से हटकर बेख्तियार हानिया पर पड़ी। इसके छोटे से वजूद को बड़े से कंफर्टर में छुपा देखकर बिलाल की बुमें ना समझी से सुकड़ी थी। अभी वो इसे पुकारता कि हानि तेज से चलने के बायस खुद पर लपेटा गया अपने साइज से दुगने का कंफर्टर हानिया के पाँव में अटकर वो मुंह के बल धड़ाम की आवाज़ के साथ फर्श पे जा गिरी। एक दबी हुई चीज इसके हलक से बरामद हुई थी। बिलाल जिसकी कार्रवाई कुछ ही नहीं समझा समझी से मुलाहिजा कर रहा था, वो खिला के बेड से उतरता सेकंड में इस तक पहुंचा था। हनी हनी तुम ठीक हो, कहीं लगी तो नहीं है? हानिया को कंफर्टर की तहों से निकालते हुए बिलाज ने फिक्रमंदी से पूछा, जबकि मोहतरमा सवाई कराने के और कोई जवाब न दे पाई। हादसे के बायस जो बाल इसके चेहरे पर बिखर गए थे, इन्हें पीछे करते बिलाज ने आंखें फाड़ कर इसके जख्म को देखा था। बेसाख्ता इसका पूरा मुंह खुला, चेहरे पर हैरानी परेशानी एक साथ नजर आ मेरा होंठ होंठों के नहीं हुआ करते। हानिया ने नाम आंखों से बिलाज को देखते मुंह बसोरा। गिरते वक्त इसका चेहरा टेबल से टकरा गया था, जिसकी वजह से इसके निचले होंठ पर कट लग गया था, जिससे अब हल्का हल्का खून रस रहा था। ये तुम क्या कर रही थी? बिलाज ने हैरत और सदमे के चेहरे से पूछा। वॉशरूम जा रही थी, हानिया ने सर झुकाए मुजरमों की तरह एतराफ़ जुर्म किया। ऐसे अपने से 7 गुना बड़े कंफर्टर की साड़ी पहनकर तुम वॉशरूम जा रही थी? बिलाज की हैरानी अब भी कम ना हुई तो इसे 1% भी मामला समझ नहीं आया था। वो मैं असल में ना मैं शर्म के मारे वो बिलाज को कुछ भी ना समझा पाई तो बेबसी से सांस रोकने वाली सूरत बनाए इसे देखने लगी। करना क्या चाह रही थी तुम हानिया? बिलाज ने पहले तो इसकी आंखों में झांक कर मामला समझना था। जब समझ आए तो झुंझला कर पूछा, आपसे छुप रही थी? हानिया सर झुकाकर मिनमिनाई, जबकि बिलाज की हैरत में मजीद इजाफा करके मुझसे छुप रही थी। जवाबन हानिया ने सर झुकाकर झुका सर होले से स्वातने लगा। क्यों? ताकि आप देख ना ले मुझे। ऐसे कैसे? ऐसे? हानिया ने आंखों से अपने लिबास की जानिब इशारा किया। पहले पहल तो बिलाज को समझ ना आई, फिर जब आई तो वो सर थाम कर इसके साथ ही फर्श पर बैठ गया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो इसे क्या कहता। वो इस नाइट ड्रेस की वजह से इससे आगे से कुछ सोचा न गया। हानिया की सोच जानकर इसका दिमाग सुन हो रहा था। अरे इधर देखो मुझे। बेबसी से गहरा सांस भरते बिलाज ने इसे मुखातिब किया। लहजा सर था। हानिया ने चुकी गर्दन के साथ सिर्फ आंखें उठाकर इसे देखा। मैं कौन हूँ? बिलाज ने नहायत संजीदगी से पूछा। आप बिलाज सिकंदर है? इसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। ओह अच्छा, मुझे तो लगा था कि मैं नवाज शरीफ हूँ। इसके बाद पर हानिया ने मुंह बुकाया। तुम्हारा कौन हूँ मैं? आखिर बार बिलाज ने मजीद सर्दी से पूछा, जो कि पहला जवाब वो नहीं था जो बिलाज को सुनना चाहिए था। मेरा प्यार। और कंफर्टर की कन्नी को दांतों में दबाते हानिया शर्मा कर बोली। शायद वो यही सुनना चाह रहा था, जबकि इसके बेवस शर्माने और बेमहल जवाब देने पर बिलाज का मीटर शॉर्ट हुआ था। जानबूझ कर तंग करियो ना मुझे, इंतहाई जब्त के साथ दांत पीस कर पूछा गया। हानिया ने नसमझी से देखा। शोहर हूँ मैं तुम्हारा? इसे अब भी बात ना समझ आती देख है बिलाज ने आहिस्ता बोले, पता है मुझे क्या मेरे शोहर हैं? आने ने माथे पर बाल डाले। अच्छा, जब पता है कि शोहर हूँ तो इतना बड़ा टेंट पहन कर क्यों छुप रही थी मुझसे? अपनी बीवी का खुद से इस तरह छुपना अच्छा नहीं लगा तो बिलाज ने लड़ने वाला अंदाज अपना लिया। और ऐसे में हानिया कैसे पीछे रहती? आखिर को वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। बिल्ला थी किसी की मजाल जो इससे लड़ता? इसमें गोडे नजर आ रहे थे मेरे, इसलिए ओढ़ा कंफर्टर। हानिया ने बिलाज की आंखों में आंखें डालकर वसीले अंदाज में जवाब दिया।
और ये गोडे तुम छुपा किससे रही थी? मैंने तो ये रात से देख लिया था, बल्कि तब से देख रहा हूँ जब तुम निकर शर्ट में घुमा करती थी। तब भी देखे जब तुम्हारी नवीं सालगिरह थी, तुम फ्रॉक के साथ टाइट पहनना भूल गई थी। बिलाई ने से घूरते हुए जितलाया। हाँ तो तब मैं छोटी थी। अब की बात और है, हानिया ने झिझक का कहते चेहरा मोड़ा। रात को भी देखे है मैंने। अब की बार बिलाज ने शरार से लाभ दबाते हुए इसे याद कर दिलाया कि कल रात वो इसके एक एक फोड़ को नहार चुका है। इसकी बात सुनकर हानिया गर्दन तक सुर पड़ी। चलो अब उठ जाओ। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाती, इसे शर्म से गुलनार होते देखा बिलाल फौरन से उठ खड़ा हुआ और हानिया का भी हाथ थाम कर इसे उठाया। फिर इसके गिर्द लिपटा कंफर्टर उतार कर बेड पर रखते हुए इसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम तक छोड़ के आया। और इस सब में हानिया का बस नहीं चाह रहा था कि शर्म से छुपते हुए इसके सीने में घुस आती। थोड़ी देर में शावर लेकर वह गीले बालों के साथ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अब अपना मेकअप कर रही। फिलहाल शावर लेकर बाहर आए तो नजर इस पर पड़ी और चलता हुआ इसके पीछे आ खड़ा हुआ। झुककर कंधे पर लात रखे तो हानिया के वजूद में स्पार्क सा पैदा हुआ। बिलास ने मोहब्बत पास नजर से इसके आईने में उभरते अक्स को देखा। नजर इसके जख्मी होने पर क्या ठहरी। बात सुनो, ये छुप नहीं सकता। बिलास ने पूछा। क्या तुम्हारा जख्म? क्यों? हानिया ने समझी पूछा। इससे किसी तरह छुपा तो अच्छा नहीं लग रहा है। सब पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? बिलास ने वजाहत की। इतना ही छुप सकता है, इससे ज्यादा नहीं छुपा सकती। हानिया ने गालों पर ब्लश लगाते सरसरी सा जवाब दिया, जबकि बिलाज इस बारे में काफी संजीदा नजर आ रहा था। ये लिपस्टिक से भी नहीं छुपेगा? बिलाज ने संजीदगी से पूछा। नहीं, ये जख्म है, कितना छुपाऊं इसे? वैसे भी इस पर लिपस्टिक लगाए तो जलन होगी। तुम समझ नहीं रही हो, सब पूछेंगे इसके बारे में। बिलाज ने इसे परेशानी समझाने की कोशिश। तो मैं बता दूंगी ना कि मैं गिर गई और मुझे चोट लगी। आने ने मासूमियत से कहा। हाँ, और सब तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे। बिलाज को इसकी मासूमाना सोच के अपने लिए मुस्तकबिल का बड़ा खतरा नजर आई थी। सीधी सी बात है, जब बताऊंगी कि चोट लगी है तो क्यों नहीं मानेंगे? आप भी ना पता नहीं अजीब ही बात कर रहे हैं। बेवकूफ लड़की, बात इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। सब लोग कुछ और ही समझने लगेंगे। बिलाज ने इसका रुख आपसी जाने में क्या समझेंगे? एक और मासूमाना था। बिलाज का दिल चाहा अपना माथा पीट लिया। और शायद उमर ने ठीक ही कहा था कि शादी के लिए इसकी बहन अभी वो छोटी थी। कुछ नहीं, तैयार हो, जल्दी से, लेट हो रहे हैं हम। पलाश ने कहते हुए जल्दी से बाल बनाए, 2 पफ परफ्यूम के खुद पर छिड़के, घड़ी पहनी और तैयार हो गया। जबकि हानिया वहीं की वहीं खड़ी से देखती रह गई। चलो, बिलास ने जूते पहनते से कहा, जबकि वो अब हाथ में काजल पकड़े अजीब नजरों से उसे देखी जा रही। क्या ऐसे क्या देख रही हो? चलो चले नीचे, बिलास ने जल्दी से कहा। पर मैं तो तैयार ही नहीं हुई अभी। हानिया ने मैंने मना कर कहा। इसे लगा आप जबरदस्ती से अपने साथ ले जाएगा। मर्द इतनी जल्दी तैयार होते हैं? ये डेमो तो इसने पहली बार देखा था। बाप भाई होने के बावजूद अपने घर में इसने कभी नोटिस नहीं किया था और ना ही इसे कभी किसी ने जल्दी डाली थी। लेकिन भला जानता था कि लड़कियां तैयारी के लिए कितना टाइम लेती हैं। हर को वो एक अदद इशाल का भाई था। एक तो तुम लड़कियों की तैयारियां ही खत्म नहीं होती, जल्दी करो, बिलास ने सोफे पर सेट होकर बैठते हुए कहा। वो फिर से फोन यूज करने लगा, जबकि हानिया ने वक्त मिलने पर शुक्र का सांस भरा और तेज से हाथ चलाकर मेकअप करने लगी। अगले 20 मिनट में वो मुकम्मल तैयार थी। मैं रेडी हूँ, हानिया चहक कर मुड़ी। बिलाज की नजरें इस पर उठी और एक बार फिर पर हटना भूल गई थी। इसने साता पैर बहुत इंहमाक से इसे इसके सरापे का जायजा लिया था। शॉकिंग पिंक कलर की लॉन्ग कामदार शर्ट वाले कदरे, भारी जोड़े पहने, सोने का जेवर से फन किए बालों को सलीके से कैचर में बांधे वो बेहद क्यूट लगती थी। इसका बनाव श्रृंगार बता रहा था कि वो एक दिन की दुल्हन है। ऊपर से चेहरे पर आने वाले एक दिन की दुल्हन के रूप ने हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। बिलाज नोट कर इसे सीने से लगाया, माथे पर लाभ रखे तो हानिया मुस्कुरा दी। फिर अपनी जेब से चंद नोट निकाल कर बगैर गिने इसके साथ पवारे। ये क्या है? हानिया ने दिलचस्पी से पूछा। सदका उतारा है, मेरी बीवी को किसी की नजर न लग जाए इसलिए। बिलाज ने कहते इसे मोहब्बत से अपने हजार मिले और कमरे से निकल गया। मोमिन कीले बालों को तौलिए से रगड़ता वाशरूम से निकला और खुशगवार अंदाज में ज़ेरे लब गुनगुनाते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने आ रुका। ये पकड़ो। फरहान इसके बराबर आते हुए इसके हाथ में एक पर्ची थमाई। डार्लिंग आई लव यू लिख कर कहने की क्या ज़रूरत थी? आप इशारा कर दे, बंदा वैसे ही समझ जाता। मोमिन चौहे से बोला तो हिरान मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर से वो क्या है ना डार्लिंग के सरताज, मेरा आई लव यू कहने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसे पढ़कर जल्दी से नीचे आई लव यू टू लिख दें। फरहान ने इसी के अंदाज में जवाब दिया। ही अब आप डरा रही हैं सरताज की जान। वो क्या है ना, बंदा बशर का दिल थोड़ा सा कमज़ोर है, कंधे भी नातवा है, ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी मेरी हैसियत के मुताबिक ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी हैसियत से मुताबिक बोझ लादा होगा। पर्ची में क्या लिखा था मोमिन बगैर पढ़े बता सकता था। वो जानता था इसकी आज़ादी छिन जाने का वक्त सर पर आन खड़ा था। कैसी बातें करते हैं सरताज, आप गधे थोड़ी हैं जो आप पर बोझ ला दूंगी। शोहर है मेरे। फरहान की मुस्कुराहट से मोमिन को खौफ आया था। रात की निस्बत अब वो कोई और ही लड़की मालूम हो रही। शोहर? हाँ, मोमिन ने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते डरते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाया और दबे कदम नापते वो पत्ती गली से निकले ताकि इसके यूं मुड़ने पर सर को झटका सा लगा था। बाल इनकी मुट्ठी
में जकड़े जा चुके थे। राह फरार के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अरे सरताज जी, आई लव यू टू बोले बगैर आप कहाँ चल दिए? मोमिन को बालों के पीछे खींच कर रैन पर्ची दोबारा इसके सामने लाए। माफी चाहता हूँ सरताज जी साहिबा, बड़ी जोर की हाजत हुई है, इजाजत हो तो जाऊँ? क्या हुई है? रैना ना समझे से पूछा। अलबत्ता बालों पर गिरफ्त अब भी टाइट थी। हाजत आई मीन वॉशरूम नीड। मोमिन ने शक्ल मुश्किल उर्दू का अंग्रेजी तर्जमा करके परेशानी बताई। ना सरताज, आप पहले आई लव यू टू बोलेंगे, फिर अपनी गली अगली पिछली सारी हाजतें पूरी कर सकते हैं। इसके चालाकी को फौरी तौर पर भांपते हुए हुरैन ने इनकार किया। चारों ने चार मोमिन को पर्ची खोलनी पड़ी। इस पर ढेर सारी शराइत दर्ज थी। मोमिन आवाज़ बुलंद पढ़ने लगा। पुरसुकून जिंदगी गुजारने की चंद जरूरी शराइत। टॉपिक पढ़ने के बाद मोमिन ने शर्तों का आगाज किया। नंबर 1, हम दोनों में मर्जी मेरी चलेगी। मेरी मतलब हुरैन मोमिन कमाल की। ये पढ़कर मोमिन ने बेप्यार भरी नजरों से हुरैन की जान देखा। जान, आपने वो सुना नहीं, मियाँ बीवी एक ही होते हैं, तो आपकी मर्जी, आपकी ही मर्जी और मेरी मर्जी भी ऑब्वियसली आपकी मर्जी। मोमिन दांत निकालते हुए बोला और शर्ट पर टिक कर लगाकर हामी बत्ते अगली शर्त पढ़ने लगा। नंबर 2, मोमिन कमाल वल कमाल अहमद को अपने नकदा गुनाहों की उम्र भर की सजा। मोमिन ने बेयकीनी से पढ़ा। हुरैन ने जोर से इसकी कमर पर थप्पड़ जैसी दिया। गलत मत पढ़ो, इसमें लिखा है कि मोमिन कमाल वल कमाल अहमद यानी मेरे अजीज सरताज अपनी तालीमी सरगर्मियां तब तक जारी रखेंगे जब तक मास्टर्स मुकम्मल नहीं हो जाता। जान, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए मेरा मास्टर करना थोड़ी जरूरी है। ऐसे तो ये यक तरफा खुशगवार जिंदगी कहलाएगी। मोमिन ने बेचारगी से कहा। पढ़ाई से तो वैसे ही इसका दम घुटता था। शर्त नंबर 1, मर्जी में चलेगी। रैन ने इसे मुस्कुरा कर इसे पहली शर्त याद दिलाई। इस पल इसकी मुस्कुराहट मोमिन को कांटों की तरह चुभी थी। दिल पर पत्थर कांटे तेजाब रख कर मोमिन ने दूसरी शर्त पर भी टिक लगाकर हामी भर दी। नंबर 3, मिसेस मोमिन कमाल अपनी स्पेशलाइजेशन पूरी करेंगी और एज आ डॉक्टर जॉब भी करेंगी। ये तो 100% श्योर है। आप आगे पढ़ेंगी भी और जॉब भी करेंगी। मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। मेरी तरफ से दिल, गुर्दे, फेफड़े सबका डॉक्टर बनने की इजाजत है। इस शर्त पर मोमिन ने मुस्कुरा कर टिक लगाई तो हुरैन ने भी मोहब्बत से इसे देखा था। नंबर 4, बच्चे पैदा हो जाने पर डीएनए माँ और बाप का बराबर मिकदार में होने के सबब बच्चा संभालना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं होगा। ज़रूरत पेश आने पर बाप को पैम्पर भी तब्दील करना होगा और फीड भी करवाना होगा। यार ये सब तो ठीक है, बच्चा संभालूंगा मैं, पैम्पर भी चेंज करवा दूंगा, बट फीड क्या मैं कैसे? मोमिन ने कंफ्यूज होकर हुरैन को देखा। इस बात वाली से एक और थप्पड़ अपनी कमर पर सहना पड़ गया। उफ, कितना भारी हाथ है यार, सवाल ही तो पूछा था। मोमिन ने मुंह बसोरा। बच्चे को फार्मूला बिल पिलाना होगा। हुरैन ने दांत पीस कर इसकी सोच जरूर। ओह हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ वाकई। मोमिन ने शर्मिंदा होते दांत निकाले और फिर मुस्कुराते हुए टिक लगा दी। वैसे एक सवाल, आप नहीं करवाएंगी बच्चे को? मोमिन ने नहाय संजीदगी से पूछना चाहा। शट अप मोमिन, इसके सवाल पर सच नजरों से घूरते हुए हुरैन ने से डपट लगाई। लव यू टू जान। मोमिन ने इस करवाहट को भी मुस्कुराकर सह लिया और आखिरी शेर पढ़ने लगा। नंबर 5, रात 9 बजे के बाद सरताज का घर से बाहर जाना ममनू है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो। मोमिन ने हुरैन का ऐसे देखा जैसे नजरों से इल्तिजा करो कि अगर थोड़ी सी गुंजाइश निकल आए तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। वो इमरजेंसी हो जाने पर मैं डिसाइड करूंगी कि बाहर जाना है या नहीं। हुरैन ने मुस्कुरा कर कहते सारी इल्तिजाओं पर मन भर मिट्टी डाल दी। मोमिन ने गहरा बेबस सांस भरते इस पर शर्त भी एक टिक लगाई और पर्ची हुरैन के हवाले कर दी। शुक्रिया सरताज। हुरैन ने एक अदा से इसके दिल वाले मकाम पर हाथ रखते मोमिन का शुक्रिया अदा किया। नॉट मेंशन इट, मोमिन ने कहा। अलबत्ता दिल में भूचाल सा आ गया था। इन सारी शर्तों पर हामी तो बात दी थी, अब पूरी ना करने पर वो सजा भी पहले से जानता था। कैसी लगी शर्तें? मैंने खास तुम्हारे लिए अनवाबी उर्दू में लिखवाई हैं। हुरैन ने इतरा कर कहा। कैसी हो सकती हैं जान, मेरा मतलब है आपने लिखी हैं। पुरसुकून जिंदगी के कठिन असूल जलेबी की तरह पेचीदे मगर मीठे, यकीनन बहुत ही उम्दा थे। मोमिन ने मुस्कुरा कर कहा, मगर ये कहते हुए इसके मुंह में करवाहट घुल गई थी। इसके बाद बेदिली से तैयार होकर वो खुश दिल हुरैन के हाथों में हाथ डालते नीचे आ गए जहाँ नाश्ता लग चुका है। सभी नाश्ते पर मौजूद थे सिवाय उमर ईमान के। उमर जैसे ईमान के पीछे कमरे में पहुंचा तो वो फौरन से पहले वॉशरूम में घुस गई। उमर इसे बेहद ज़रूरी बात करना चाहता जबकि वो इसे नज़रअंदाज कर रही थी। उमर जानता था अब जब तक वो कमरे से चला ना जाता ईमान बाहर नहीं आने वाली थी, इसलिए खामोशी के साथ वो कमरे से निकल कर नीचे आ गया। नई शादीशुदा जोड़े भी इसी पर पहुंची थी। सबको सलाम करते उमर ने मुस्कुरा कर मोमिन को देखा जबकि इसकी नज़रों की चमक मोमिन को अपने ऊपर मजाक उड़ाती हुई लगी थी। जैसे कह रहा, ले लिया मगर शादी का लड्डू चक्कर। अलबत्ता वो भी जवाब मुस्कुराहट चाहते सबसे मिलकर अपनी जगह पर बैठ गया। फरहान भी सबसे मिलकर इसके साथ बैठ गई थी। माँ कहाँ है? मोमिन ने आगे पीछे नजरें दौड़ाते पूछा। सोफिया बेगम इसे कहीं भी नहीं दिखी थी। अनम और सोफिया साद के साथ बिलाज के घर गई हैं हानिया का नाश्ता लेकर। बीजा ने बताया। क्यों, इसके ससुराल वालों ने इसे नाश्ता देने से इनकार कर दिया क्या?
मोमिन ने ब्रेड पर जैम लगाते मजाकन कहा, वे शर्म कर ले कुछ तो, शादीशुदा हो गए, शादी होगी अब तुम, अब बहन तुम्हारे का भी शादी हो गया, ऐसे मजाक बनाती है, इसका अच्छी थोड़ी लगता है। बीबी शरी ने मजाक घूरते हुए कहा, ये रस्म होती है बेटा, बेटी के घर पहले दिन नाश्ता इसके मेके से जाता है, ये बेटी के ससुराल के साथ मिलजुल बढ़ाने की निशानी होती है। कुमार साहब ने इसे समझाया, पहले क्या मिलजुल कम था, जब भी फूफो आती थी यही तो रहती हैं। लकी ने सिर्फ खाते हुए बीच में लुकमा दिया, ये भी इसका मैका है, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, कोई रोक नहीं। बीजान ने बात दिल पर ले ली, बेटी की तरफदारी करते बोली, उमर बेटा ईमान का है? कमाल साहब ने पूछा। वो तैयार हो गया। इसने नाम पर उमर की आवाज़ धीमी पड़ी थी जो बीजान ने महसूस की थी। इतने में ईमान भी आ गई थी। सबको सलाम करते वो उमर के साथ बैठ गई। सबके लिए हैरानी की बात तो ये थी कि ईमान ने अपने भाई और भाभी को भी सलाम किया था। ये तब्दीली का भाई? माँ साहब ने खुशगवार अंदाज में बिलाल को देखते पूछा। रात को बिलाल मुस्कुराया, जबकि उमर का चेहरा रात को याद करते मजीद उतर गया। बेजान, ईमान आज वलीमे के बाद हमारे साथ जाना चाहती है 3 रोज़ के लिए। इजाज़त चाहिए थी आपकी, अगर आप चाहें तो क्या हम ईमान को ले जा सकते हैं? फिज़ा ने मुतवाना अंदाज में घर का बड़ा होने की हैसियत से बेजान से पूछा था, जबकि उमर ने चौंक कर ईमान को देखा जो बेनियाजी से ऐसे नाश्ता करी थी जैसे इसके बारे में कोई बात ही ना हो रही हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर जा सकती है। 3 दिन के लिए, क्या पूरे हफ्ते के लिए जा सकती है। बेजान ने खुशी खुशी इजाज़त दी। कोई उसके शोहर से भी पूछ ले, वो चाहती है कि नहीं। बीवी शरी ने उमर का उतरा चेहरा महसूस कर लिया था, तभी बोली, शोहर की क्या बात है, मैं इजाज़त दे रही हूँ ना, काफ़ी नहीं क्या? अभी उमर कुछ बोलता है कि बीजान ने बात ही खत्म कर दी। ईमान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। हानिया और बिलाज एक साथ नीचे आए थे। नाश्ते पर सबने खुशी से इनका इस्तकबाल किया था। सोफिया बेगम, अनम और साद को देखकर हानिया का दिल भर आया था। इसकी आंखों में एकदम नमी उतरी थी। वो तेजी से आगे बढ़ती माँ के सीने से लगी। रोना नहीं, खुशी का मौका है, मेरी बेटी अपने घर की होगी, सदा सुहागन रहो। सोफिया बेगम ने इसकी नाम आंखें देखकर कहा। सबसे मिलने मिलाने के बाद डाइनिंग टेबल पर नया शादीशुदा जोड़ा आमने सामने बैठ गया। एक तरफ मर्द हज़रात थे तो दूसरी तरफ ख़वातीन। अलबत्ता सब घर वालों की नज़रें तो खानिया के ज़ख्मी होठ पर थी। आकिब के साथ बैठे बिलाज को कहने मार के बहादुर दिया, सारे साहब कुछ तो ख्याल कर लेते, आज आपका वलीमा है। बिलाज ने न समझी से इसे देखा, फिर इसके इशारा करने पर नज़रों का ताक़ब किया तो बात समझ आई, चोट लगी है इसे। बिलाज ने दांत पीस कर कहते, असल बात वाज़ा करना ज़रूरी समझा। वो तो दिख रहा है, पर एहतियात करनी चाहिए थी ना। आकिब ने इसकी बात को गलत रंग दिया था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे चोट मैंने इसे दी हो। बिलाज ने गुस्से से इसे देखा, जबकि इसके गुस्से को देखकर आकिब खामोश हो गया। पर अब अगर साले साहब इस कदर बेबाकी से इतराफ़ कर रहा था तो वो बेचारा क्या ही कहता। हानिया मसरूफ़ अंदाज में अपने नाश्ते की प्लेट बना रही थी जब साथ बैठी अनम ने सरगोशी, जी भाभी। वो खुशगवार से बोली, लिपस्टिक ही लगा लेती। अनम के लहजे में शर्मिंदगी थी, पर क्यों वो समझ नहीं सकी। लिपस्टिक भी इसने नहीं लगाई थी तो भला शर्मिंदा भाभी की हो रही थी। दिल था तो था मेरा, पर देखो ना सहम हो गया। अब इस पर लगाती तो दर्द करता ना। हानिया ने साफ गोई से कहा, तुम्हें इसे छुपाना चाहिए था हानि, सब क्या सोचेंगे। अनु ने इसे समझाना चाहिए, क्या सोचेंगे भाभी, ये सबको मेरे जहम के बारे में इतना क्या सोचना है। घिर गई तो लग गई। हानिया चिढ़ कर बोली, पहले बिलाज था और अब अनम भी वैसी बातें करने लगी। तुम घिरी हो कैसे? आपके अनम ने फिक्रमंदी से पूछा। वो तो कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन जानती थी कि वो झूठ नहीं बोलती, सो जो कह रही थी वही सच था। इस बात का यकीन कर लेना मुमकिन था। वो मैं असल में हानिया लाजम सी हुई थी। अब इन्हें क्या बताती कि नाइट सूट में थी और बिलाज से छुपने की हाथ तक कम्फर्टर लपेटा और इसकी वजह से ये क्या सोच रही हो। अनम ने होश होश में लाया था, नहीं कुछ नहीं, बस वो कमरे में मेरा पैर अटक गया तो मुँह के बल गिर गई, इसीलिए लागी। हानिया ने अटकते हुए कहा। अब इसके अंदाज से सामने वाला यकीनन कुछ और ही समझता। मगर अनम इसे जाती थी, ध्यान से चला करो ना, अब सब तुम्हारे जहम को कुछ और ही समझेंगे। क्या समझेंगे? एक बार फिर वही बात सुनते हुए हानिया चिढ़ गई थी। हाय अल्लाह, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि बालाजी ने मुझे मारा है? हरगिज़ नहीं, वो ऐसे नहीं है भाभी, सच कह रही हूँ, मैं गिर गई थी। हानिया की आवाज़ किधरे बुलंद हुई तो अनम ने इसके बाजू पर जोर से चुटकी काटते इसे खामोश करवाया। दूसरी तरफ बैठा बिलाज भी समझ चुका था कि अनम इसके ज़हम के मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नाश्ते से फारिग होकर मोमिन ने हुरैन को और बलाज ने हानिया को एक ही पाले पर ड्रॉप किया। फिर दोनों साथ ही अपने वलीमे को जोड़े लेने के लिए डिज़ाइनर के स्टूडियो की तरफ निकल गए। दोनों घरों में आज भी एक खास सी चहल पहल थी। सब ही अपनी अपनी जगह वलीमे की तैयारी में मसरूफ़ थे। ईमान मेके जाने की तैयारी में लग गई थी और उधर उमर लान में खामोशी से टहलते हुए दिल ही दिल में से रोकने की कोई तरकीब सोच रहा था। लान के बहुत से चक्कर काटने के बाद बलाहर एक ख्याल बिजली की तरह जहन में आ ही गया। वो तेजी से पलटा और लंबे ढक बता बिजान के कमरे की तरफ बढ़ गया। कदमों में ऐसी हिजरत थी जैसे वक्त हाथ से निकल रहा हो, जैसे ट्रेन छूटने वाली हो। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी, मगर इजाज़त मिलने का इंतजार किए बगैर ही हैंडल घुमाकर अंदर दाखिल होगा। उमर बेटा आओ।
बीजान जो रात की तैयारी के लिए एक बार फिर हार श्रृंगार बिखेर कर बैठी थी, चेहरा उठाकर उमर को मुस्कुरा कर देखते बोली, मुझे आपसे बात करनी है बीजान। उमर ने दरवाजे के करीब रुकते हुए धीमे लहजे में कहा, बैठो। बीजान ने हाथ से बैठने का इशारा किया तो उमर आहिस्ता से कुर्सी खींचकर इनके सामने बैठ गया। कहो बेटा क्या बात है? बीजान मुकम्मल इसकी जान में तवज्जो हो चुकी थी। आप ईमान को रोकें कि वो अभी कुछ दिन में कह ना जाए। उमर ने बिना किसी तमहीद के साथ बात कह दी। किस वजह से रोकूं? बीजान एकदम से संजीदा हुई थी। इनके आवाज़ धीमी मगर गंभीर थी। उमर भी इन्हें इंतहाई संजीदा नजर आ रहा है। बीजान के सवाल पर उमर ने एक पल को गहरी सांस ली और फिर नजरें उठाकर इनकी आंखों में देखी। मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ बीजान। चंद लफ्ज थे मगर इनके असर से कमरे की फिजा जैसे रुक सी गई थी। बीजान की आंखों में यकदम कई तासुरात दौड़ गए, हैरत, फिर तशवीश और आखिर में वही पुरानी जानी पेशानी बेचैनी। ये लम्हा हर बार की तरह इस बार भी बीजान के लिए कड़ा था और भारी भी। उमर का जाना था इनके लिए हमेशा एक खौफ होता था, ऐसे जैसे किसी कुछ छूटने वाला हो, जैसे दिल के अंदर कहीं कुछ अधूरा रह जाता हो। उमर का नजरों से ओझल होना भी जान के लिए सांस छिन जाने का मतरादिफ था। वापस कब आओगे? इस बार इनकी बावकार आवाज़ में थकन और लर्ज़िश शामिल थी। आप जानती हैं बीजान, मेरे सिर्फ जाने की तारीख तय होती है, वापसी कब होगी होगी भी या नहीं ये मैं खुद भी नहीं जानता। मैंने हर बार की तरह वही जुमला एक बार फिर दोहराया जो हर मिशन पर जाने से पहले वो कहता था। पर पता नहीं क्यों इस पर बीजान इसका कहा सहन नहीं कर पाई थी। 2 खामोश आंसू इनकी आंखों से टूट कर गिरे थे जिन्हें उमर ने देख लेने के बावजूद नज़रअंदाज किया। इसका दिल जानता था कि इनकी आंखों में क्या छुपा है, मगर वो खुद को रोक नहीं सकता था। मुल्क का फ़र्ज़ इसके लिए सबसे मुकद्दम था। अपने काम को लेकर वैसा ही था, इसे अपने काम से जुनून की हद तक लगाव था। बात जब मुल्क की हो तो उमर कमाल अहमद कब किसी की सुना करता था, भला कब किसी के ऐसे साथ इसकी नज़र में अहमियत पाते थे। मुल्क के लिए तो अपनी जान देने को भी तैयार था। ईमान को पता है? बेजान ने अपने जज़्बात पर काबू पाते नम लहजे में पूछा। वो जानती थी इसके जाने पर घर वालों का रोना इसे हरगिज़ पसंद नहीं था। नहीं, इसे नहीं मालूम और ना ही वो मेरी कोई बात इस वक़्त सुनने को तैयार है। अभी भी नाराज़ है। बीजान के इस्तफ़सार पर मैंने हल्का-सा सर हिलाकर तस्दीक की। आप इसे रोकें बीजान, मैं चाहता हूँ वो मेरे जाने तक यहीं रहे। इसके बाद बेशक चले जाए। बीजान ने उमर को कुछ लम्हे गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हें इससे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर इसे बता देता तो 3 दिन पहले ही रो-रो कर आसमान सर पे उठा लेती। इसकी बात पर बीजान के लबों पर एक हल्की-सी थकी मुस्कुराहट आ गई। मैं इसे अब भी बताने का कोई इरादा नहीं रखता था, अगर वो बिलाल भाई के साथ जाने का फ़ैसला ना करती। इसे रोकने के लिए अब बताना ज़रूरी है। और मैंने इल्तिजाया नज़रों से बीजान को देखा। ठीक है, मैं रोक लूँगी इसे, तुम बेफ़िक्र हो जाओ, तुम्हारे जाने तक यहीं रहेगी। बीजान ने नरमी से वादा किया। शुक्रिया बीजान। मैं मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा करते उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा और इससे पहले कमरे से निकलता कि पीछे से बीजान ने पुकारा, उमर। मुँह पलट कर, जी बीजान, तो हम तो तुम्हारी ज़िंदगी के आदी हो चुके हैं बेटा, मगर इसके लिए ये सब पहली बार है। अगर वो जज़्बाती हो जाए तो सँभाल लेना, गुस्सा मत करना। इस थोड़े से अरसे में वो तुमसे बहुत मायूस हो चुकी है। मिजान ने गहरी सांस लेकर कहा। इनकी आवाज़ में एक माँ का कर्ब छुपा था। आंखें नम थीं और दिल बेहद बेचैन हो चुका था। ऐसा हर बार होता था मगर इस बार ज़्यादा महसूस हो रहा था। बीजान के नसीहत करने पर उमर मुस्कुराया, फिर सारस्वत में हिलाकर कमरे से निकल गया। पीछे कितनी देर बीजान इसकी छोड़ी गई खाली जगह को देखती रही। फ़िक्र, बेचैनी और वही पुराना इज़्तिराब इनकी आँखों में एक बार फिर लौट आया था। वलीमे की तकरीब के लिए सब अपनी-अपनी गाड़ियों में सवार होने लगे थे। आज उमर ने ज़रा लापरवाही नहीं बरती थी और ईमान को हर वक़्त अपनी नज़रों के हिसाब में रखा और सबसे पहले से बाकायदा गाड़ी में बिठाकर खुद भी इसके संग होटल के लिए निकला, मगर बाकी सब भी इनके पीछे ही थे। घर से होटल के लिए रवाना हुए थे। मंजिल पर पहुंचकर ईमान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उमर का इंतज़ार किए बगैर ही अकेले अंदर चली गई। सारा रास्ता उसने उमर से एक लफ़्ज़ तक ना कहा था, जबकि वो ये बार-बार उसे बेचैनी से देखता रहा। बार-बार उसे बेचैनी से देखता रहा, उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद वो बोल पड़े। गाड़ी में भी उसे बात पर मादा करने की खातिर उमर ने खुद शरारतें की, बार-बार उसकी तरफ का विंड मिरर नीचे कर देता। पहले तो ईमान ने अपनी तरफ से बटन दबाकर मिरर बंद कर दिया, मगर फिर जब चौथी बार उमर ने फिर से मिरर नीचे किया तो ईमान ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए बगैर ही उसे खुला छोड़ दिया। ना उमर को देखा, ना ही कोई जला-कटा जवाब देना मुनासिब समझा। अगली कोशिश में उमर ने गाड़ी का एसी फुल कर दिया, जिससे दर्जा हरारत खासा कम होने लगा था। ठंड के बायस ईमान के जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए, मगर कलाम करने को वो अब भी तैयार न थी। इसकी मुकम्मल खामोशी उमर को शदीद इज़्तिराब में मुब्तला कर गई थी। उमर ऐसे कई हरबे आज़मा चुका था, जिनका ईमान ने 1% भी असर न लिया। वो सारा रास्ता यूँ बैठी रही जैसे किसी अजनबी के साथ सफ़र कर रही हो। खैर, बात तो बंदा अनजान से भी कर ही लेता है। वो ऐसे ज़ाहिर कर रही थी जैसे इसके अलावा कोई गाड़ी में मौजूद ही ना हो। उसका यही रवैया उमर को गुस्से में मुब्तला करने लगा था और जैसे ही वो मंज़िल पर पहुँचे, जहाँ बाकी तमाम कपल साथ-साथ चलते
अंदर जा रहे थे फोटोग्राफर्स, उनकी तस्वीरें ले रहे थे, वही ईमान बीबी बगैर उमर का इंतजार किए अकेली ही अंदर चल दी। गुस्से से गाड़ी लॉक करते हुए उमर भी उसके पीछे आया था, मगर तब तक मैडम लोगों से भरे पंडाल में गुम हो चुकी थी। उमर को शदीद गुस्सा आया, मगर फंक्शन के हाथ उसने उसे जब्त कर लिया और खुद भी मेहमानों से मिलने मिलाने में मसरूफ हो गया। दुल्हा दुल्हन के दोनों नौसाइदा शादीशुदा जोड़े भी पूरी आन बान के साथ पहुंच चुके थे। हुरैन ने पीच कलर की मैक्सी पहनी थी, साथ में डायमंड का सेट और घुंघराले बालों का नफीस हेयर स्टाइल बनवाया था। वो इसमें मशहूर एनिमेटेड फिल्म के किरदार मोआना की कापी लग रही थी। अपने सरताज का हाथ थामे वो स्टेज पर बैठी जिंदगी से भरपूर लफ्ज अंदोज होती मिसाल से मुस्कुरा रही थी, जबकि उसका सरताज भी पर्सनालिटी में अपनी मिसाल आप था। कॉलेज बिल्ला ब्लाज नहीं ब्लाज के साथ मैचिंग ब्लैक सूट से तन की ये हल्की दाढ़ी को खूबसूरती से तराश कर मजीद ने खाने के बाद वो खासा इजाजत नजर लग रहा था। और बराबर में बैठा दूसरा जोड़ा तो गोया सबके लिए मिसाल बन चुका था। पंडाल में बैठी बहुत सी माओं ने हाने और बलाज के एज डिफरेंस को आइडियल जोड़ी के तौर पर दिखाकर अपनी बेटियों को शादी के लिए मनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। किसी माँ ने बलाज में अपने भतीजे का अक्स बेटी को दिखाया तो किसी ने भांजे का। हानिया सिल्वर रंग का लहंगा पहने मैचिंग का ससुराली जेवर जेबतन की एक गुड़िया लग रही थी। हुसन वैसे ही बेमिसाल था और अब तो बलाज के साथ बैठकर मजीद निखर रहा था। दोनों दुल्हनें कल की निस्बत आज खासी मुतमईन लग रही थी। थोड़ी ही देर में खाने का आगाज हो गया था और इस सारे वक्त में उमर मेहमानों से मिलने में मसरूफ रहा था। कभी फुर्सत के चंद पल निकाल कर नजरें उधर उधर दौड़ाई, तब भी उसे ईमान कहीं न दिखाई दी। वो एक कोने में अपने भाई अली के साथ बैठी हुई थी। सब मेहमानों से मिलने के बाद जब उसको उसे अली नजर आया, वो तब से उसके साथ बैठी गप्पे हाँक रही थी। उमर उसे ढूंढता ढूंढता वलाहर उस तक पहुंच ही गया था। उसे बेलापरवाही से भाई के साथ बैठकर कहके लगाते देखकर उमर का पारा चढ़ा था। वो कब से उसकी एक झलक देखने को बेचैन था और वो एक थी जिसे देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि इसे उमर नामी कोई शख्स इसके जहन में भी होगा। उमर लाभ बेंचे उसके सर पर जाम पहुंचा। कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हो? उमर ने सामने आती बुलंद आवाज में कहा, जिस पर आसपास के लोगों के कान खड़े हो गए। उसकी आवाज पर ईमान के चेहरे की मुस्कुराहट भर में संजीदगी में बदल गई। बिना कोई जवाब दिए उसने चेहरा अली की तरफ मोड़ लिया। ईमान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उमर ने उसका बात थाम कर हल्का सा झंझोड़ा, मगर जवाब नहीं डाला। कुछ हुआ है क्या? ईमान को उमर से बात न करते देख अली ने परेशानी से उमर की तरफ देखा। अली, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें प्राइवेसी दे सकते हो? प्लीज, मुझे बात करनी है इससे। उमर ने इसके सवाल के नजरअंदाज करते नरमी से कहा तो अली फौरन इस बात में सर हिलाकर अपनी जगह से उठ गई। ईमान टासमस ना हुई, चेहरा दूसरी तरफ मोड़े वो बड़े गुरूर से बैठी अपनी कलाई में सजी चूड़ियों से घेर रही थी। उमर ने अली की छोड़ी जगह संभाली जिस तरफ ईमान का रुख था। इसके वहां बैठते ही ईमान ने करवट बदलने की कोशिश की कि उमर ने इसकी कलाई थाम ली। ये सब क्या है? उमर ने हाथ से संजीदगी से पूछा। अगरचे चेहरे पर उसने लोगों को खुद पर पड़ती थी जैसे बन निगाहों के लिए नॉर्मल तासर रखा, मगर लहजा सर था। उस सवाल का भी ईमान ने कोई जवाब ना दिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कलाई पर गिरफ्त थोड़ी सख्त करते हुए उमर ने फिर से कहा, मगर नतीजा वही, खामोशी बेतनाई। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, सब लोग हमें देख रहे हैं, इंसानों की तरह पेश आओ। उमर ने दांत पीसते हुए कहा, मगर सामने वाली चेहरे पर सर तासर सजाए अब भी खुद में मगन बैठी रही। ओके फाइन, मत बात करो मुझसे, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, फोटोशूट करवाना है और न्यूली वेड्स को गिफ्ट भी देने हैं। उमर की बात सुनते ही मान उठ खड़ी हुई। अंदाज ऐसा था जिससे उमर समझ चुका था कि वो साथ चलने को तैयार है। सबर बड़ी गहरी सांस लेते हुए वो भी उठ खड़ा हुआ। फोटोशूट तो जैसे तैसे हो ही गया। इस मामले में माँ ने कोई नखरा नहीं दिखाया था। आखिरकार तस्वीरें तो इसकी ही खींच रही थी ना, और इसकी सोच के मुताबिक आज नहीं तो कल नाराज़गी तो खत्म हो जानी थी। वैसे भी आज का यादगार कप फोटोशूट ना करवा के वो सारी ज़िंदगी का पछतावा मोल नहीं ले सकती थी। आप दोनों स्टेज पर हुरैन और मोमिन साथ बैठे थे। उमर ने एक चौकोर शक्ल की छोटी सी महमली डब्बी हुरैन के हाथ में थमाई और बड़ा भाई बनकर इसके सर पर शक्ल से हाथ फेंका। ये तुम दोनों के लिए हनीमून का गिफ्ट है। दूसरा ब्लैंक चेक वाला साइन शुदा लिफाफा उमर ने मोमिन के हाथ में थमाते हुए कहा, इसमें क्या है? हुरैन ने हाथ में पकड़ी डब्बी को देखते उमर से पूछा। खोल कर देख लो, उमर ने मुस्कुराकर। हुरैन ने तजस्सुस से डब्बी खोली तो इसमें एक चाबी थी जो देखने में गाड़ी की लग रही थी। ये क्या है? चाबी हाथ में पकड़कर हुरैन ने समझी से उमर को देखा। ये एक भाई का अपनी बहन को दिया गया छोटा सा तोहफा, गाड़ी की कीज है। हाँ, तुम्हारे लिए मंगवाई है ये गाड़ी। भाई, इस सब की क्या जरूरत थी? हुरैन के बोलने से पहले मोमिन बोल पड़ा। तुम चुप रहो, ये भाई बहन का आपस का मामला है। उमर ने फौरन उसे डपट कर खामोश करवा दिया। मगर भाई, मैं ये नहीं रख सकती, बहुत महंगा तोहफा है, इसका बदला चुका नहीं सकेंगे हम। हुरैन ने एक नज़र मोमिन को देखते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा। मोमिन ने भी सर हिलाकर उसकी ताकीद। बहुत बड़ी बातें करने लगे हो तुम लोग। शादी को एक रात गुजरी और रिश्तों के प्यार को एहसान समझने लगे हो, पराया कर रहे हो हमें। हुरैन की बात पर उमर ने हल्की दिखाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी हुरैन का ये मतलब हरगिज़ नहीं था। भाई मोमिन ने फौरन बीवी के हक में गवाही दी। हुरैन ने भी शर्मिंदगी से सर झुका के इसकी बात की तस्दीक की। तो फिर ठीक है, बिना चूं चुरा किए अपने तोहफे पकड़ो और घर जाओ।
ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, छोटे हो और छोटे ही रहो, उमर ने डांटने वाले अंदाज में मसनूई हबकी दिखाते कहा। साथ ही माँ ने साइड डब्बी खोली, उसमें से गोल्ड का ब्रेसलेट निकाला और हैरान की कलाई में बतौर तोहफा सजा दिया। ये मेरी तरफ से। ब्रेसलेट की हुक बंद करते हुए ईमान मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया। अब की बार बगैर किसी मज़ाहमत के हुरैन ने तोहफा कबूल कर लिया। दूसरी डब्बी खोलकर ईमान ने इसमें से एक बेशकीमत वाच निकाली थी। ये हमारे प्यारे मोमिन के लिए। ईमान मुस्कुराकर बोलती हुई आगे बढ़ी और मोमिन की कलाई में वाच पहनानी चाहिए। मोमिन ने भी खुशदिली से हाथ आगे कर दिया था, मगर उमर फौरन दोनों के बीच आ गया। ईमान के हाथ से वाच चिपटने के अंदाज में लेकर उसने खुद अपने हाथों से मोमिन को घड़ी पहना दी। ईमान मुंह खोले उसे घूरती रह गई। ये मेरी बीवी की तरफ से। वाच पहनाकर उमर मुस्कुराते हुए ईमान की तरफ देखने लगा। ईमान ने बेरुखी से आंखें घुमाई और दोबारा हुरैन के साथ जा बैठी। उमर भाई को ज़्यादा ही पॉसेसिव नहीं हो गए? हुरैन ने धीमा सा हंसते हुए ईमान के कान के करीब झुककर सरगोशी की। पॉसेसिव नहीं, सर फिर आया तुम्हारा भाई। ईमान चले कटे अंदाज में बोली, जिस पर हुरैन को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लगा था, जिसे वह मुश्किल अब दबा कर इसे उमर ने आने से इसने रोका था। फोटोग्राफर ने उनकी मजीद तस्वीर ली और यूं उमर और ईमान दोनों मुंह लटकाए स्टेज के मुखालिफ कोनों में अलग-अलग उतर गए। कैसे हो मोमिन? एक जवान गमसन लड़की हाथ में सुर्ख गुलाबों का बुके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अचानक मोमिन के सर पर आ खड़ी हुई। हुरैन और मोमिन ने बैठ कर चौंक कर उसकी तरफ देखा। हुरैन के चेहरे पर नासमझी छा गई, जबकि मोमिन तो उसे देखते ही जैसे मुंजमद होकर रह गए। कौन है ये? मोमिन की नज़रों में इस लड़की के लिए छुपी शनासाई देखकर हुरैन ने फौरन सवाल किया था। इसे देखकर मोमिन का ज़हन बेख्तियार मासी में जा पहुंचा था। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड भी होती है ख़त्म। तो होपफुली आप लोगों ने ये एपिसोड एंजॉय किया। तो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, वो भी थोड़ी देर में आप लोगों को मिल जाएगी। तो एंजॉय करिएगा और अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।